हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुष्कर कुमार। स्टीम स्किल जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक बार दुनिया का सफ़र करा देता हूं कि कौन सा देश कहां पर है। तो ये आपको पृथ्वी दिख रही है, ठीक है। और ये हमारा भारत, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। और ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। और सबसे पहले ये जो एशिया है, हम एशिया में रहते हैं। भारत वाला जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया में है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। और ये दक्षिणी कॉन्टिनेंट हो गया, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। और फिर बाद में ये आता है यूरोप, जो अफ्रीका के नॉर्थ में है। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है। और फिर इधर नीचे चलते हैं तो वापस आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ इधर चलते हैं तो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। और एक बर्फ़ वाला क्षेत्र भी है जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। एक तो इलाका ये हो गया, एक तो ये है, ठीक है। और नॉर्थ अंटार्कटिका, और ये एक इलाका इस साउथ में है, ये साउथ अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पर बताया कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का क्षेत्र, मतलब पूरा विश्व में कितने कॉन्टिनेंट का, थोड़ा बहुत जानकारी दे दी। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन कहाँ ग्रोथ करती है। देखो इधर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इक्वेटर और ट्रॉपिको कोप्रियन, कार्पेरिकॉन और कैप्रिकॉन और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, है ना, इन और मकर रेखा। आज वैसे मकर संक्रांति है, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस इलाका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अब इस नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इधर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वापस साउथ की तरफ चलेंगे इधर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जहाँ ठंड का इलाका है वहाँ पॉपुलेशन क्या, कोई सा भी जीव अधिकतर संख्या में नहीं पाया जाता है ना, मतलब कम ही, बहुत कम माइनर चांस में उधर जीव पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जीवों के रहने लायक स्थिति है इक्वेटर का और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और इधर कैप्रिकॉन के बीच में ये इलाका है। यहाँ मध्यम, सारी चीज़ें मध्यम, जैसे सर्दी होती है तो मध्यम होती है, मिडल, और गर्मी होती है तो ठीक ठाक सहने लायक होती है। और यदि बारिश भी होती है तो बारिश इनके लिए आवश्यक है, चाहे वो जीव जंतु हो, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन का एरिया, क्राइटेरिया यही है, कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच बीच में। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि भारत की पॉपुलेशन कहाँ पर, किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर और कितनी ज़्यादा क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब भारत में आते हैं तो ये रहा और अब आपको दिख रहा होगा कहीं अलग डिफरेंट डिफरेंट का, कहीं डार्क है, कहीं मीडियम साइज का रेड कलर है, कहीं और लोवेस्ट कलर है। अब मैं आपको ये लेजेंड वाला इलाका दिखा देता हूँ। जो आपको ऐसा कलर दिखेगा, इस प्रकार का कलर दिखेगा, वो 0 से 10 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन रहेगी। और सबसे ज़्यादा डार्क में 150 से टू 200 तक मिलियंस वो पॉपुलेशन रहेगी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, देखो ये रहा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा डार्क उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, है ना, ये दो, इन दो में सबसे ज़्यादा, फिर बाद में वेस्ट बंगाल आता है, ये तीसरा, फिर बिहार चौथा। तो फर्स्ट पे बिहार, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, फिर थर्ड पे बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल। ये पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अपनी संख्या है, इनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 2011 के अनुसार। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती है, ठीक है, और यहाँ समतल एरिया है, जहाँ पानी होगा और जहाँ कृषि योग्य भूमि होगी। प्राथमिकता देखो, सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की प्राथमिकता क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो 2 वक्त की रोटी कहाँ मिलेगी, जहाँ पानी होगा, और जहाँ पानी होगा तो वहाँ समतल ज़मीन भी होनी चाहिए। जहाँ समतल ज़मीन है तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपनी अच्छी तरह से खेती करेंगे। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन का, एक शहर में या पूरे देश में अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको जल्दी। तो ये हमारे भारत की लगभग 130 करोड़ से भी ऊपर जाने वाली है 2022-23 या 24 की जनगणना के अनुसार। ये तो रहा भारत का नक्शा, ठीक है। अब आगे चलते हैं
अब हमारे भारत में कितनी संख्या जनसंख्या रहती है, यानी कि किसी देश दूसरे देश से मिलाएं तो यानी कि स्टेट के अंदर कि राजस्थान स्टेट में कौन सा देश से सिमिलर करें कि उसमें उतनी जनसंख्या हमारे देश में है। तो देखो, रवांडा की जो जनसंख्या है वो जम्मू कश्मीर में रहने के बराबर है। लीबिया की जो जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में रहने के बराबर है। स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की राजधानी के बराबर है, ठीक है। और मेडागास्कर की बात करें तो वो पंजाब जितनी पॉपुलेशन रखता है। फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जितनी उस यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन है उतनी राजस्थान में, और जितनी पाकिस्तान ज़्यादा उचकता है, जितनी पाकिस्तान में पॉपुलेशन है वो हमारा एक उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन रख लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार हर एक देश, जर्मनी में जितनी पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में, इटली में जितनी पॉपुलेशन है वो गुजरात में, जापान में जितनी पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में, है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हो सूडान में जितनी जनसंख्या है वो उड़ीसा में है ना, और वियतनाम में जितनी जनसंख्या है वो उतनी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो इस प्रकार सारी जनसंख्या के बराबर वर्ल्ड की जितने छोटे छोटे देश हैं उनके पॉपुलेशन के बराबर हमारे स्टेट मतलब राज्यों की जनसंख्या के बराबर, जितना स्विट्जरलैंड में लोग रहते हैं उतने तो हमारे गोवा में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार हमारी पॉपुलेशन का हमारे स्टेट के आधार पर बांटा गया। जैसे कि इफ़ इंडियन स्टेट यूटीज़ वर रीनेम्ड फॉर कंट्रीज विद सिमिलर पॉपुलेशन, यानी कि हम यदि भारत के स्टेटों का नाम वापस देश के नाम पर बांट दें तो इस प्रकार इतने देश हमारे भारत में सम्मिलित हैं पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है। तो समृद्ध भारत है पॉपुलेशन में कहें तो। ये देखो आप, पॉपुलेशन ऑफ यूरोप फील्डेड एरो दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि यहाँ पर आपको मैंने गंगा नदी का फ्लो पढ़ाया होगा कि इधर से आती है और ये वेस्ट बंगाल में जाकर पश्चिम बंगाल में जाते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो यहाँ नदी है, गंगा नदी है, और इधर कौन सी ब्रह्मा नदी है, और इधर कौन सी है, इधर है सिंधु नदी। तो यहाँ सिंधु नदी और ब्रह्मा नदी और गंगा नदी, इसके कारण यहाँ पर ना क्राउडेड एरिया, पॉपुलेशन का भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। फिर आगे चलते हैं तो ये देखो, ये ऑफ एवरी 100 पीपुल इन द वर्ल्ड, यानी कि प्रत्येक 100 लोग देश में रहते हैं इस दुनिया में, तो क्या कौन सा कहाँ पर रहता है ना, यानी कि एक करेक्ट एरिया मापा जाए तो इधर ध्यान देने को। लिव इन एशिया, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, देखो एशिया में सबसे ज़्यादा इस कलर के येलो कलर के सबसे ज़्यादा एशिया में है। फिर है लिव इन यूरोप, फिर केसरिया कलर का सबसे, देखो ये कितने 2 2 4 6 2 4 10 12 13 है। फिर बाद में इधर आओ आप इन अफ्रीका में थोड़ा और कम है एशिया से। फिर बाद में इधर आओ आप लिव इन सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें, फिर लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें, और फिर इन लिव इन ओशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और पैसिफिक। तो यहाँ पर ना बहुत कम पॉपुलेशन है इधर की देखें तो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया की है, फिर नॉर्थ अमेरिका की देख लो आप, है ना। तो इस प्रकार पॉपुलेशन का एक मैप दे रखा है रिसोर्स के आधार पर, मतलब एक कंटेंट के आधार पर, गणना के आधार पर। तो अब ये देखो थोड़ा डाटा देख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस में। तो सबसे ज़्यादा चाइना में, फिर इंडिया में, फिर यूएस में। फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड अमेरिका। फिर है अमेरिका का शॉर्ट नाम है यूएस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। फिर इंडोनेशिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर ये पाकिस्तान 2 2 4 5 6 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर है बांग्लादेश, फिर है नाइजीरिया, फिर है रशिया फेडरेशन, फिर है जापान। तो इस आधार पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया बांटा गया है इनका कि किस देश में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उसके कारण भी हो सकते हैं कि किस देश में, देखो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कारण है वहाँ पर लोग जाना, है ना। ये देखो मैं आपको 2 शब्द बताता हूँ, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब व्हेन ए पर्सन लीव ए कंट्री, यानी एक देश छोड़ जाता है, यानी कि भारत से देश छोड़ जाता है तो वो हो गया प्रवासी, यानी कि दूसरे देश में चला गया, ठीक है। और एक है कि व्हेन ए पर्सन इंटर ए न्यू कंट्री, यानी कि नए देश में, हमारे देश में कोई आ रहा है तो वो इमिग्रेशन कहलाता है ना, अप्रवासन कहलाता है। और ये है प्रवासी कहलाता है इमिग्रेशन का मतलब, है ना। कि हमारे देश से कोई अमेरिका जा रहा है तो हमारे जो देश से व्यक्ति गया, जैसे आप में से कोई व्यक्ति या मैं गया तो मैं इमिग्रेशन में आऊँगा, प्रवासी में आऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं को अपना देश छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में जा रहा हूँ तो वैन ए न्यू कंट्री, वो मेरे लिए क्या है, नया देश है। तो मैं वैन ए पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ कहाँ पर, न्यू कंट्री अमेरिका में। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का कारण है वहाँ पर ना प्रवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 शब्द समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, ये वर्ल्ड का मैप ले लेते हैं। तो एक बार वापस वर्ल्ड के मैप पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आप कर्क रेखा पर, है ना, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर देखोगे। अब यहाँ देखोगे एनुअल रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सबसे ज़्यादा इंक्रीज नेचुरल रिसोर्स कहाँ पर है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है ना इस एरिया में। और हमारे भारत की बात देखें तो कितना, लगभग 2 से 2.9% है। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन है ना। तो इस रिसोर्स का आधार पर भी जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं ज़मीन में, जैसे लोहा ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की संभावना है, क्योंकि लोहा निकालेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेगी तो वहाँ पर जनता वहाँ रहेगी। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि टीचर्स पढ़ाने जाते हैं तो जैसे कि कोई महाविद्यालय एक जगह, जैसे दिल्ली में ले लेते हैं महाविद्यालय, तो उस महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन का आधार बच्चे भी बनेंगे, है ना। और कैपिटल है तो कैपिटल के आधार पर भी, कि कैपिटल में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियाँ के आधार पर वहाँ चले जाएंगे।
है ना। और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रवास करती है, क्योंकि शादी के बाद अपना घर छोड़ के वो ससुराल चली जाती है। तो इतना भी हमारे देश का पॉपुलेशन का कारण है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये आंतरिक प्रवास हो जाता है, इंटरनल इमिग्रेशन हो जाता है ना, माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिहार से लोग आते हैं, और बिहार में ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्यों? क्योंकि बिहार में इतनी ज़्यादा क्या खेती का अलावा और कोई ज़्यादा रिसोर्स नहीं है जो पॉपुलेशन का या जनसंख्या का अपना पेट भर सके, इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में आते हैं। महाराष्ट्र गुजरात में ऐसा क्या है, तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा रिसोर्स भी है, और यहाँ उनको नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है। मुंबई जैसे इकोनॉमिक जो शहर है उसमें उनको अपनी जो जीवन जीने लायक की स्थिति मिल जाती है, इसलिए ये इधर आते हैं। जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, तो यहाँ पर वो गेहूं काटने के लिए या फसल में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए इधर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या का आंतरिक इंटरनल इमिग्रेशन भी होता है, प्रवास भी होता है ना, प्रवासी जो भारत में आते हैं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में कितने लोग इधर से उधर गए थे, तो तब पता चला कि या बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो दूसरे राज्यों में जा रही है। तो इस प्रकार जहाँ लोगों को जीवन शैली मिलेगी, अच्छी जीवन शैली मिलेगी, जैसे अमेरिका में जाते हैं, यहाँ के जो थोड़े बहुत ही पैसे हो गए हैं तो वो भारत छोड़ के अमेरिका चले जा रहे हैं, है ना। 1.5 लाख के आसपास रोज हर साल मतलब आप वहाँ चले जाते हैं अमेरिका। तो जहाँ जीवन जीने की स्थिति अच्छी होगी, बिजली पानी सब कुछ ठीक ठाक होगा, है ना, शिक्षा अच्छी होगी, रहने लायक आज़ादी होगी, फ्रीडम होगी, है ना। आपको कोई जो आपकी जो डेवलपमेंट है आपका, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो आप अच्छा क्या करोगे, अपना डेवलपमेंट कर पाओगे जिस कंट्री में स्थिति अच्छी होगी। जहाँ युद्ध होंगे, जैसे कि अभी आप देख लो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर ना पॉपुलेशन नहीं जा रही है, कोई प्रवासी नहीं जा रहा है ना। तो इस प्रकार पॉपुलेशन का आना जाना और एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको थोड़ा मोटे मोटे तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की। ये हो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, आगे अभी अब मैं देखता हूँ कि अगला लेसन कौन सा शुरू करते हैं, उसी को जल्दी जोड़ता हूँ। अभी जस्ट इसी में आप आगे देखना, उसको 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको जितने भी मुख्य मुख्य पॉइंट है मैप का आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहाँ एग्रीकल्चर और जहाँ नदियाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो सॉइल जहाँ फर्टाइल सॉइल होगी, उपजाऊ सॉइल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तो वहाँ पर कृषि ज़्यादा होगी, है ना। तो सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं कि सॉइल का क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। पेरेंट रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं ना। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, है ना, परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती है। फिर है रिलीफ अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फिर इधर है क्लाइमेट, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा तापमान होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे बहुत ज़बरदस्त गर्मी है ना, तो जैसे रेगिस्तान में ज़बरदस्त गर्मी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल है वो क्या है, अनउपजाऊ है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जैसे आप मेघालय की तरफ देख लो, मानसीन राम सबसे ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल लैंड है। फिर वेदरिंग एंड ह्यूमन्स फॉर्मेशन। फिर है टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी हजारों लाखों साल लग जाते हैं एक मिट्टी की परत को बनने के लिए। फिर है फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन्स फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो छोटे जीव जंतु हैं उनकी जो बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाती है, वो मिट्टी क्या करती है, एक सॉइल का काम, मतलब उपजाऊ का काम करती है, बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, जिससे क्या है कि जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक, तो एक सॉइल के बारे में बात होगी। फिर आगे चलते हैं। देखो सॉइल की परत कौन कौन सी होती है। देखो इट टेक्स, आप क्या जानते हो कि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो टॉप सॉइल, इस चित्र को देखो आप, है ना, ये डमी जैसा चित्र बन रहा है सॉइल प्रोफाइल। टॉप सॉइल विद ह्यूमंस एंड वेजिटेशंस,
सब सॉइल्स विद सैंड स्लाइड एंड क्ले। फिर है थर्ड वाला वेदर्ड रॉक मटेरियल। फिर अगला है पेरेंट रॉक, मतलब मोटे मोटे पत्थर है नीचे नीचे। फिर है वेदर्ड रॉक, मतलब उससे थोड़ा छोटे पत्थर है। फिर सब सॉइल विद सैंड, यानी थोड़ी बहुत मिट्टी है और उसके साथ क्या है, सैंड है, और उसके साथ स्लाइड क्ले, थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, बारीक मिट्टी है इस पत्थरों के साथ। फिर ऊपरी ऊपर टॉप सॉइल है, मतलब अच्छी सॉइल, इसमें ना सब इंडिग्रेंट है जो एक फसल को जरूरत होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती है। ह्यूमंस का जो और जो पेड़ों का पत्ता होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है, ऊपरी ऊपरी वाले चीज़ें जैसे वेजिटेशन, सारी स्थिति इसमें उपलब्ध है। फिर आगे चलते हैं, आगे का आपको बताऊं, ये देखो। फिर हम एनर्जी की बात करें तो जहाँ बिजली होगी, देखो आज की दुनिया में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी किस किस चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ पर है। तो वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी मतलब है, विंड एनर्जी मतलब है कि आप वो पंखे लगे बड़े बड़े और हवा चल रही है ऊपर आसमान में, और वो पंखे फिर घूम रहे हैं, और उस घूमने के कारण नीचे टरबाइन लगा हुआ, उस टरबाइन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ये बता दो। नॉन पॉपुलेशन है ये। एडवांटेज की बात करें तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन स्टेप सेटअप, यानी एक बार लगाने के बाद इसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम आता है। और सेफ एंड क्लीन, यानी कि साफ और सुथरी है, इसमें पर्यावरण को क्या नहीं है, कम है, मतलब नुकसान नहीं है। फिर इससे डिसएडवांटेज क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन, आवाज़ बहुत करती है ज़्यादा, और विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, यानी कि इसको लगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए लग जाते हैं। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, यानी कि जो आप टीवी देखते हो तो वो रे किरण आती है तो उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर सकता है। फिर हार्मफुल टू बर्ड, यानी कि जो पक्षी हैं उनके लिए भी हार्मफुल है। यदि कोई पंखा घूम रहा है और पक्षी उड़ता हो गया, अचानक उसके लग गई, तो वो क्या वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर सोलर एनर्जी, इसके देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनएग्जिस्टेबल और नॉन पोल्यूशन। फिर है एक्सपेंसिव और डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा है, डिफ्यूज है, सोर्स है, और इनको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बहुत टाइम लगता है। सो गेट्स वेस्टेड, यानी कि इनको डिफ्यूज़ नहीं हमारे क्या बोलते हैं उसको, गला नहीं पाते हैं, तो जो ये है ना, इसका वेस्ट इकट्ठा होता जाता है। फिर बाद में टिंडल एनर्जी, एडवांटेज इसके क्या है, तो नॉन पोल्यूटिंग और इन फेस्टिवल। और फिर है डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ, यानी इस टिंडल एनर्जी को लगाते हैं तो ये ना डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हो जाएगी, मतलब है कि जो बड़ी बड़ी अभ्यारण्य हैं वो इसके क्या हो सकते हैं, इस खत्म हो सकते हैं इसको लगाने पर, डिफिकल्ट टू हार्नेस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसका एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वो जितनी आप चाहो उससे भी कई गुना इसमें ना एनर्जी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव, ये महंगी भी है, और जब ये अपनी जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी रेडियो एक्टिव, वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, इंसान क्या किसी भी जीव के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर बायोगैस के लिए बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट, यानी आसानी से आप इसको खोल सकते हैं, मतलब सेटअप लगा सकते हैं। फिर है मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, यानी कि जो बायो वेस्ट है, जैसे कि गोबर ले लो आप, फसल की जो वेस्टेज बचा वो ले लो, वो सारे इस यूज बायो गैस में आप यूज़ ले सकते हो। और कॉजेज क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट है, इसमें से ग्रीन गैसें निकलती है, वो जो क्या करती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। फिर ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस। ऑयल से क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, और नेचुरल गैस से क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज पहले पढ़ लेते हैं। ऑयल से है ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, यानी आसानी से टैंकरों में भर के ले जा सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी कि है ना केमिकल जो इंडस्ट्रीज पर आधारित है, तो इससे ना बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। फिर ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन गैस है जो आप पाइपलाइन के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, यानी कि जो कोयला होता है और जो तेल होता है उससे ये बहुत साफ सुथरी होती है।
पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है। और चीपर देन ऑयल, यानी कि ये ना ऑयल से महंगी है थोड़ी सी। इसका दोनों का डिसएडवांटेज क्या है, तो डेपिलेशंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एंड गैस लीकेज, यानी कि हमारे वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। और जो आप तेल जलाओगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर लेता है गाड़ियाँ जब चलती है तब, है ना। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे पोल्यूटेड्स रिलीज कोज एसिड रेन, यानी जब आसमान में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तब बारिश ऊपर से बरसती है, तो उस बारिश की बूंदों में ना पोल्यूशन यानी कि वो जो धुआं है वो मिक्स हो जाता है, और जब वो नीचे गिरती है तब वो ना नीचे जितने भी जीव जंतु है या बिल्डिंग्स है उनको क्या कर सकती है, वो नुकसान पहुंचाती है। उसको एसिड रेन बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, यानी कि जो इसका मतलब धरती से निकलना ये थोड़ा बहुत महंगा, मतलब आसान नहीं है, आसान तरीका नहीं है। फिर है फायरवुड, लकड़ी का वाला, है ना। इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। इजी एक्सेस, मतलब आसानी से पेड़ को काटो मिल जाती है, सूख जाता है। और प्रोवाइड एनर्जी ए लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि ये बड़े लोगों, अपने भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के लिए आसानी से मिल जाता है। लकड़ी को काटा, सूख जाती है, और फिर आसानी से इसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के भारत के लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी इसको इकट्ठा करने में ना थोड़ा टाइम का वक्त लगता है। पोल्यूटिंग, बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस को ये सब क्या करती है, बढ़ावा देती है। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों का काटा जाता है, जो वन कम हो जाते हैं। फिर है कोल की बात करें तो एडवांटेज बताएं तो ये एक्सटेंसिवली अवेलेबल, यानी बहुत लार्ज रूप से ये उपलब्ध है। और एफिशिएंट कन्वर्जन्स टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको जला के पानी को उबाल के टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, पोल्यूटिंग सोर्स, बुल्की टू ट्रांसपोर्ट, हाँ ये चीज़ें इसमें मिल जाती है। और फिर हाइड्रो पावर की बात करें, हाइड्रो पावर उसको कहते हैं जो नदी के किनारे ट्रांसपोर्ट ये लगता है, नदी पर डैम बना दिया जाता है, और उस डैम के नीचे क्या लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। अब उस नदी में जो पानी इकट्ठा हुआ उसका दरवाजा खोल के उस टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। जो जितनी स्पीड से पानी उस टरबाइन पे गिरेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, मतलब जनरेट होगी, उत्पन्न होगी। अब ये है नॉन पोल्यूटिंग, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, यानी कि आप ना डैम बनाओगे तो जो सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाएगा, है ना। और नहरें जाएगी, फिशिंग मतलब मछली पालन भी बढ़ जाएगा। चीप, थोड़ा सा महंगा है, डैम बनाओ और उसको लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है, आदिवासी इलाका है उनके, वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल के बीच में ही नदियाँ निकलती है, और जहाँ नदी निकलती है वहाँ सबसे ज़्यादा डैम होते हैं, है ना। तो वो उनको उस अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो नदी या जो डैम बना रहे हैं उसमें उनका एरिया डूबने की क्षमता, डूब क्षेत्र कहलाते हैं, डूबने की क्षमता मतलब हो जाती है। फिर इन अनडेटेड लो लेइंग रीजन्स और एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी कि उनको वापस एक जगह से दूसरी जगह सेटअप करना, स्थापित करना, है ना, ये थोड़ा महंगा है। तो आपको एनर्जी के बारे में पता चल गया कि जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, उपलब्ध हो रही है जिस देश में, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है। और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, जहाँ जैसे कि इतने सारे सेटअप लगाओगे तो इसके लिए भी पॉपुलेशन को काम, मतलब जो मजदूर है उनको काम करना पड़ेगा, और उसके लिए ये मजदूर एक जगह से क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह अपना प्रवासन कर रहे हैं, प्रवासी बन रहे हैं, इंटरनल प्रवासी। तो ये एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा सोर्स कहाँ पर प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वही है जहाँ आपको ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं। तो एक तो इधर देखो, ये कोल लिखा हुआ है, तो एक जो निशाना दिख रहा है नीचे वाला मिनरल ऑयल ट्रायंगल जैसा, और ऊपर वाला कटोरे जैसा दिख रहा है कोल, ये वाला क्षेत्र कोल। अब जहाँ जहाँ इस नक्शे को आप गौर से देखो थोड़ा सा, जहाँ जहाँ ये पॉइंट कोल का और मिनरल का दिख रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन भरमार है, मतलब बड़ी भी है, और वहाँ पर ना पॉपुलेशन अथाह है, ज़्यादा है। अब देखो आप भारत में दिख रहा है
मिनरल ऑयल का निकलता है। तो ये जो आप ये वाला दिख रहा है ये एरिया, ये है गुजरात का। यहाँ जामनगर मिनरल ये क्या बोलते हैं रिफाइनरी है, जहाँ पर लोग बहुत काम करते हैं। रिफाइनरी मतलब जो क्रूड ऑयल उसे कहते हैं, जो जमीन से निकलता है, काला ऑयल निकलता है, और उसको ना रिफाइनरी मशीनरी या इंडस्ट्री में अलग कर दिया जाता है, तो उसको रिफाइनरी बोलते हैं, रिफाइन करते हैं उसको। फिर यहाँ झारखंड कोरबा है ना, और उड़ीसा हो गए, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोल निकलता है। फिर दक्षिण में ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। फिर ये गंगा नदी का किनारा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का आसपास का एरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या निकलता है, भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और कोयला निकलता है। यहाँ डिब्रूगढ़ इधर चलते हैं हम थोड़ा सा, तो ये जो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये थोड़ा डिब्रूगढ़ वाला को इंगित करता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन होगी कि भारत की। अब ये आपको एक बार नजरिया देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में रेगिस्तान वाला इलाका है, फिर भी इस क्षेत्र में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर इसका कारण है कि उनको तो खाने की चीज़ें तो बन ही नहीं रही, खेती का कारण तो है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है अंदर से, धरती से। तो उस ऑयल को निकालना, मशीनें चलाना, रिफाइन करना, और फिर उन लोगों का सेटअप जमाना, उसके लिए क्या चाहिए, आपको इंसान चाहिए। और यहाँ आकर इंसान रहेंगे तो अपना आप ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यूरोप में देखो आप, तो यूरोप में भी कोयले भरमार है, तेलों की भरमार है, आपको मिल जाती है आराम से तेल। और इधर देखो आप नॉर्थ अमेरिका में देखो, तो यहाँ पर भी कोयला स्थान है, आराम से मिल जाता है, समृद्ध नॉर्थ अमेरिका है, मतलब रिचेस्ट एरिया है। फिर इधर यह वेनेजुला, यहाँ पर वेनेजुला है, वेनेजुला में सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, तेल भंडार है इसके पास, आप कह सकते हैं। तो मैंने आपको कोयल और थोड़ा मोटे मोटे तौर पर कोयला और मिनरल का बताया। अब इस नक्शे को याद करोगे, मतलब याद एक बार स्ट्रक्चर बनाओगे अपने हाथों से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको 5 बार ये ना इस पूरे विश्व का एक बार नक्शा बना देना है। ठीक है, तो जितने भी आपके बुक्स के वर्ड का नक्शा है वो आपको ना याद हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, तो आपकी ना ग्रहण क्षमता, सुनने की क्षमता और अपने ज्ञान की बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर आगे चलता हूँ मैं। फिर ये एक और पॉपुलेशन ये आ गया, मतलब आपको कि ये भी पॉपुलेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। देखो यहाँ आपको जो चिन्ह आयरन का दिख रहा है, और फिर है स्टार कॉपर का, फिर है बॉक्साइड का। तो थोड़ा बहुत अपन इस नक्शे को देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइड। अब भारत देखो आप, ये है आंध्र प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइड पाया जाता है। फिर ये आयरन है ना, इधर आंध्र प्रदेश और इधर गोवा के आसपास में क्षेत्र में हमारे क्या पाया जाता है, आयरन, लोहा पाया जाता है ना। फिर ये वर्ड में देखो आप, वर्ड का आपको ना ये जो आयरन या कोयला या ऑयल, ये ना आपको वर्ल्ड के बारे में एक दो ही पूछे जाएंगे, लेकिन इंडिया में जितने भी आपके पास रिसोर्स है, जैसे कि कोयले की खान कहाँ पर है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको, है ना। तो वो मैं आपको और अपडेट दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, विवरण में जाना वीडियो के, आपको मैं वहाँ पर सारी डिटेल वाइज सारी चीज़ें दे दूंगा मैं आपको। फिर आओ आप, अब इस जो चीज़ मिली है धरती से, उसको कैसे निकालेंगे। जो निकालने की प्रक्रिया है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे माइनिंग करना, खड्डा खोद के वहाँ से जो चीज़ मिल रही है उसको निकाल देना। ड्रिलिंग करना, थोड़े छोटे कुएं करके, कुएं जैसे खोद के उसको क्या करना, अब जो अंदर की चीज़ें हैं उसको निकालना। क्वेरिंग ऐसी चीज़ होती है जो समुद्र में यदि कोई चीज़ है तो उसको ना क्वेरिंग करके, उत्खनन इसको हिंदी में बोलते हैं, उत्खनन। वहाँ पर समुद्र में मशीनें लग कर क्या किया जाता है, अंदर से जो भी मिनरल है या ऑयल है, उसको क्रूड ऑयल है, उसको निकाला जाता है। फिर है शाफ्ट माइनिंग, फिर है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब है कि खुला ही मिल रहा है। जैसे सांबर, राजस्थान की जो सांबर झील है, कहाँ कौन से जिलों में है, तो आप अजमेर, नागौर और जयपुर, इन तीनों जिलों के सीमा पर सांबर झील बसी हुई है। तो वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग होती है, मतलब ऊपर से नमक, अंदर से ये
क्वेरिंग करके, ड्रिलिंग करके पानी को निकाला जाता है, बाहर सुखाया जाता है और बाहर जो पानी उड़ जाता है और फिर जो बचता है वो नमक बचता है। फिर आगे चलता हूँ मैं, ये आपको सब ये सारे जो इफेक्ट हैं ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी के कारण यदि किसी स्थान पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, अब आज राजस्थान का एरिया ले लो, बाड़मेर में और बीकानेर में और जैसलमेर में, यहाँ पर रिफाइनरी लग रही है, यहाँ पर ना कुएं खुद रहे हैं, तेल के कुएं खुद रहे हैं, तो यहाँ पर ना अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहले नहीं थी इतनी, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका है। अब जैसे पता चला कि धरती में कुछ है तो वहाँ की अपना भी पॉपुलेशन और बढ़ चुकी है ना। तो फिर ये मिनरल में आते हैं, तो मेटेलिक, नॉन फेरस और फेरस। फिर आपको मैं बताता हूँ कि एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है। एग्रीकल्चर, डू यू नो एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, वेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, द साइंस एंड आर्ट कल्टिवेशंस ऑन द सोइल, यानी कि सोइल मिट्टी में आप कुछ फसल बोते हो और उसका क्या करते हो, आप कल्टीवेशन काटते हो, बुआई करते हो, है ना, कटाई करते हो। फिर राइजिंग क्रॉप, फसल बड़ी होती है, एंड री राइजिंग्स लाइव स्टॉक, यानी कि आप उसको अपने जीवन जीने के लिए आप क्या कर सकते हो, वापस स्टॉक कर सकते हो और वापस बोते हो, लगातार ये कंडीशन चलती है। इट आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। फिर है सेरिकल्चर, कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए, री अर्जिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो अपनी लार के माध्यम से सिल्क निकालते हैं और वो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। इट मैं सप्लीमेंट दी इनकम ऑफ द फार्मर, या मतलब कि यह फार्मर के इनकम के लिए ये भी एक सोर्स है। फिर ब्रीडिंग, पेसिकल्चर, पेसी मतलब मछली, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशलिस्ट कंस्ट्रक्ट टैंक एंड पॉन्ड्स, यानी छोटे तालाब या आप छोटे टैंक बनाकर उसमें क्या कर सकते हो, मछलियों का पालन कर सकते हो। फिर विटिकल्चर है ना, ग्रेप्स। फिर हॉर्टिकल्चर, ग्रोविंग वेजिटेबल्स, यानी कि साग सब्जियां बो के क्या कर सकते हो, आप अपनी जीवन गुजारा चला सकते हो। फूल, फ्रूट, कमर्शियल इश्यूज, ये इसमें सभी ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं। फिर आपको मैं बताऊं कि ये रहा विश्व का नक्शा, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है, जैसे भारत तो देखो सबसे ज़्यादा भारत में ना एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र ही है। पर ये जो छोटा छोटा वाइट वाला धब्बा दिख रहा है, यहाँ पर ना पहाड़ी क्षेत्र है ना, और फिर ये इधर रेगिस्तान आ जाता है और बाकी का फर्टाइल लैंड है हमारे पास, और इधर फिर हिमालय आ जाता है। तो इतना क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन है हमारे पास। अब मैं थोड़ा आपको ना जो वर्ल्ड का नक्शा है इसको देखने का तरीका बताता हूँ। एक बार आप इसको गौर से देखो कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है। देखो इधर दक्षिण में आओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ये वाला इलाका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये है एक बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। एशिया में हम दक्षिण में रहते हैं, एशिया के दक्षिण में रहते हैं। तो भारत का आपको नक्शा पता ही है। फिर भारत से आप ना एक बार इनकी जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है नक्शे पर, उसको आप अपनी आंखें फेरो इनके ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जा रही है उसको आप आंखों में चित्र बनाने की कोशिश करो। ये जो अफ्रीका है ये कैसा दिखता है, भारत जैसे ही दिखता है, लगभग सभी भारत जैसे दिख रही है। देखो ये दक्षिणी अमेरिका, ये भारत जैसा है ना। तो इनको देखो आप, 1 2 3 4 5 कॉन्टिनेंट है। ये तो नॉर्थ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ठीक है। और ये क्या है, यूरोप हो गया। यूरोप में ही यहाँ रूस है, और इसी क्षेत्र में क्या हो रहा है, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। तो आप ना बार बार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 बार यदि आपने वर्ल्ड का नक्शा बना लिया तो आप अपनी जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स के क्या कारण है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होना, जहाँ रिसोर्स नहीं होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें इस देश का। अगला वीडियो में और बनाऊंगा, आप बेहतरीन तरीके से सभी वीडियो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उससे क्या पता चल जाएगा आपको कि आज सर नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।